हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू। देखिए स्क्रीन पे जो है आप लोग को एक न्यूमेरिकल विजिबल होगा। ये मशीन डिजाइन का न्यूमेरिकल है जो डिप्लोमा 6 सेमेस्टर में पूछा गया है झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी 2022 में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ ये, है ना। यानी कि झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी 2022 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसी के सिमिलर जो है ना, आपका यदि प्रैक्टिस रहेगा प्रीवियस ईयर, देखिए बहुत ज़रूरी होता है डियर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम दुनिया का हो, मान लीजिए एसएससी जेई वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, आर्ट्स का हो, साइंस का हो, इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का, कहीं भी कोई भी एरिया का एग्ज़ाम हो, तो उसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है ना, प्रीवियस ईयर देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि उससे ना एक आइडिया लगता है कि हाँ पहले कैसा क्वेश्चन आया है, क्योंकि उसी के लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलता है ना। थोड़ा बहुत डेटा चेंज होगा या कुछ और भी थोड़ा कुछ इधर उधर किया हुआ रहेगा, लेकिन न्यूमेरिकल आपको करना चाहिए हमेशा। न्यूमेरिकल हो, थ्योरेटिकल बातें हो, प्रीवियस ईयर एक बार ज़रूर देखना चाहिए। तो उसी सीरीज में जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ऑलरेडी और भी अपलोड हम कर चुके हैं यूट्यूब चैनल पे। तो उसी सीरीज में ये भी क्वेश्चन देखिए कि क्या कैसे ये हैंडल होता है और किस तरीके से ये बनता है। क्वेश्चन को देखते हैं लाइन बाय लाइन बढ़िया से पढ़ करके और चीज़ों को समझते हैं। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा न्यूमेरिकल को देखिएगा। 100% गारंटी होगा कि आपको न्यूमेरिकल बहुत बेहतरीन तरीके से एक चीज़ें आपको समझ में ज़रूर आएगा, पक्का ऐसा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है ए सेफ्टी वॉल्व। देखिए यहाँ पे ना एक सेफ्टी वॉल्व का बात किया गया, ए सेफ्टी वॉल्व ऑफ 60 mm डायमीटर। सेफ्टी वॉल्व का डायमीटर का बात करेंगे हम लोग, मान लीजिए सॉल्व करें तो पढ़ते जाएंगे और गिवन डेटा को लिखेंगे। तो देखिए गिवन क्या क्या है, तो गिवन है डायमीटर ऑफ वॉल्व। तो डायमीटर ऑफ वॉल्व बराबर जो है वो 60 mm है, 60 mm है। डी भी का मतलब वॉल्व। इज टू ब्लो ऑफ, अब क्या है, इज टू ब्लो ऑफ एट ए प्रेशर ऑफ इतना। ब्लो ऑफ मतलब हुआ कि ये वॉल्व खुल जाता है। ब्लो ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्व खुल जाता है। कितना प्रेशर पे वॉल्व खुलता है, तो जो प्रेशर है वो मान लीजिए 1.2 न्यूटन पर mm²। यानी आप कह सकते हैं इसी को कि 1.2 मेगा पास्कल। यदि 1.2 मेगा पास्कल प्रेशर जनरेट होगा तो ये वॉल्व ओपन हो जाएगा। जैसे कि इसको समझने के लिए आपके घर में प्रेशर कुकर होगा जिसमें दाल ये सब बनाते हैं, है ना। तो प्रेशर कुकर में एक वॉल्व की तरफ, वॉल्व तो उसको नहीं कहेंगे, जो सीटी जिसको बोलते हैं आप लोग, है ना, जो बजता है। तो ऑब्वियस है वो क्या तुरंत में उठ जाता है क्या ऊपर? आप कहेंगे नहीं सर तुरंत में नहीं, थोड़ा देर होता है सर। अंदर में प्रेशर जनरेट होता है, बिल्कुल भी टेक्निकल टर्म में बातें करें डियर, तो अंदर में प्रेशर जनरेट होता है ऑब्वियस है प्रेशर कुकर में। और प्रेशर जनरेट होता है जब वो जो सीटी है, सीटी का जो वेट है, वो वेट को उठाने इतना प्रेशर यदि अंदर से जनरेट हो जाता है तो उस कंडीशन में देखिएगा सीटी ऊपर उठता है, यानी एक तरह वॉल्व उसको कहें, ऊपर उठता है और उधर से जो है वो रिलीज कर जाता है ना, गैस रिलीज करता है तो गैस बाहर निकलता है। तो अंदर का प्रेशर जो है वो बढ़ता नहीं है, एक लिमिट से ज़्यादा कभी नहीं हो पाता है। नहीं तो लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो फट जाएगा। मान लीजिए कि प्रेशर कुकर का वो सीटी जो है वो बजी नहीं या ख़राब हो जाए, तो उस कंडीशन में या फिर पूरा जैमिंग का प्रॉब्लम आ जाए तो उस कंडीशन में प्रेशर कुकर फट सकता है डियर, क्योंकि विद स्टैंडिंग वैल्यू से ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो जाएगा अंदर में। तो खैर ये सब तो बातें हैं, लेकिन रिलेटेड यहीं से है। तो जो सेफ्टी वॉल्व उसका डायमीटर इतना है, ब्लो ऑफ जो होता है वो इतना प्रेशर में होता है, यानी कि ये प्रेशर को कह सकते हैं ब्लो ऑफ प्रेशर। कह क्या सकते हैं, लिखा हुआ है ब्लो ऑफ प्रेशर, क्वेश्चन में लिख दिया है कि ये ब्लो ऑफ प्रेशर है। 1.2 मेगा पास्कल, 1 मेगा पास्कल में आप जानते हैं 1 न्यूटन पर mm² होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इट इज हेल्ड ऑन इट्स सीट बाय ए क्लोज क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग। देखिए कैसा होगा, तो ऐसे मान लीजिए कि हम एक बनाते हैं, एक ऐसी बनाने के ये करते हैं कोशिश कि मान लेते हैं कि ये वॉल्व है, एक मान लेते हैं, ठीक। और ये वॉल्व के ऊपर ना ये स्प्रिंग लगा हुआ है। कैसा स्प्रिंग है, तो ये देखिए हेलिकल स्प्रिंग है, ये एक हेलिकल स्प्रिंग है मान लीजिए, ठीक है ना। अब ये तो हेलिकल स्प्रिंग है यहाँ तक ठीक है।
और ये वॉल्व किस पे सीट है, तो इस तरीके का मान लीजिए कोई चैम्बर होगा, सपोज कीजिए ऐसा है। अब अंदर में प्रेशर बढ़ेगा तो इस पे क्या लगेगा, ऑब्वियस है इस पे फोर्स लगेगा, है ना। ये एक वॉल्व है मान लेते हैं, ऐसे ही थोड़ा हम समझ रहे हैं, वॉल्व है तो एक फोर्स लगेगा। अब फोर्स जो लगेगा कहाँ से लगेगा फोर्स, तो देखिए अंदर में प्रेशर, P क्या है, प्रेशर है, प्रेशर की वजह से ऑब्वियस है फोर्स लगेगा वॉल्व के ऊपर। तो वॉल्व के ऊपर फोर्स लगेगा तो क्या होगा, तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा, और स्प्रिंग कंप्रेस होने के बाद वॉल्व ओपन हो जाएगा एक तरह से, और अंदर का जो भी गैस होगा वो बाहर रिलीज होने लगेगा। एक हम सिंपल भाषा में समझे तो चलिए यहाँ तक ठीक है। तो इट इज हेल्ड ऑन इट्स सीट बाय ए क्लोज क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग, देखिए एक हेलिकल स्प्रिंग लगा वही बनाए हैं। द मैक्सिमम लिफ्ट ऑफ वॉल्व इज 10 mm। अब वॉल्व जो है वो मैक्सिमम कितना उठता है, तो वॉल्व मैक्सिमम जो उठता है वो 10 mm उठता है। वॉल्व मैक्सिमम, क्योंकि स्प्रिंग है ना, तो क्या स्प्रिंग एक लिमिटेशन होगा ना उसका दबने का, तो वॉल्व का उठने का जो लिमिटेशन है वो आपका है 10 mm। डिजाइन ये सूटेबल कंप्रेशन स्प्रिंग, देखिए कंप्रेशन स्प्रिंग का डिजाइन करना है, सूटेबल कंप्रेशन स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग इंडेक्स। अब उसका स्प्रिंग इंडेक्स कितना लेना है, 5। तो देखिए यहाँ पे एक और भी वैल्यू गिवन है, और ये वैल्यू गिवन है कि C बराबर जो है 5 दिया हुआ है। C का वैल्यू आप जानते हैं कैपिटल D बाय स्मॉल d होता है, जो कि कैपिटल D मीन डायमीटर होता है, मीन डायमीटर ऑफ क्वाइल। और D का वैल्यू यदि कोई पूछे ना तो ये होता है आउटर डायमीटर प्लस इनर डायमीटर बाय 2। खैर जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे, पर ये होता है। और ये जो छोटा d है ना डियर, ये होता है वायर का डायमीटर, क्योंकि आखिरकार स्प्रिंग जो बनेगा वो किससे बनेगा, स्प्रिंग मान लीजिए इस तरह से बना हुआ है, अभी नीचे डायग्राम, तो ऑब्वियस है ना कि इसका जो क्वाइल का मीन डायमीटर, क्वाइल मतलब जो क्वाइल है, और स्प्रिंग जो बनेगा वो किसी ना किसी वायर का बनेगा, तो C का वैल्यू गिवन है। और आगे में और भी कुछ दिया हुआ है, प्रोवाइड इनिशियल कंप्रेशन ऑफ, देखिए क्या है, प्रोवाइड इनिशियल कंप्रेशन ऑफ, स्प्रिंग इंडेक्स इतना है, एंड प्रोवाइड इनिशियल कंप्रेशन ऑफ 35 mm। इनिशियल कंप्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है सारा डेटा, इनिशियल कंप्रेशन ऑफ 35 mm। इनिशियल कंप्रेशन दिया हुआ है, ये भी लिख सकते हैं, इनिशियल कंप्रेशन, इनिशियल कंप्रेशन बराबर जो है वो 35 mm है। एंड यदि बात करें मैक्सिमम लिफ्ट, मैक्सिमम लिफ्ट ऑफ वॉल्व, तो वॉल्व का मैक्सिमम लिफ्ट जो है वो 10 mm है, 10 mm है। साथ ही साथ आगे पढ़ेंगे दी शियर स्ट्रेस इज लिमिटेड टू 500 मेगा पास्कल, और G का वैल्यू दिया हुआ है, शियर स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ है 500 मेगा पास्कल, 500 MPa, यानी कि इसको आप 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर बोल सकते हैं। और जो G का वैल्यू है वो 80 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर है, 80 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा कि नहीं। तो इतना सारा वैल्यू जो है वो गिवन है। तो आप समझते देखिए इनिशियल कंप्रेशन 35 mm है, इनिशियल कंप्रेशन। अब हम डेटा के अकॉर्डिंग कुछ काम करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम ये सोचें कि देखिए प्रेशर मालूम है, तो यदि ये हम सोचें कि आखिरकार प्रेशर पे, देखिए पहला मान लीजिए स्टेप 1 डिजाइन का होता है ना, तो स्टेप 1 में एक काम करते हैं। तो स्टेप 1 जो है वो डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर, सबसे पहले जो है वो डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर निकालने का काम करते हैं, डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर। यानी छोटा d, तो छोटा d निकालने से रिलेटेड अभी हम काम करेंगे, लेकिन उससे पहले डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, उससे पहले बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग हमको स्प्रिंग का डिजाइन करना है ना। इस बात को समझिए
डिजाइन ऑफ स्प्रिंग हम करने जा रहे हैं। इसके पहले यदि हेडिंग यहाँ बना दें, वो तो गिवन डेटा लिखे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिजाइन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग, डिजाइन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग लिखेंगे। तो अब जो है यहाँ से स्प्रिंग का, हेलिकल स्प्रिंग का डिजाइन करना स्टार्ट कर दिए। तो देखिए क्या हुआ, डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर निकालना है। तो स्प्रिंग वायर का डायमीटर जो होगा बहुत सारे बातों पे डिपेंड करेगा, जो गिवन कंडीशन उस सारे चीज़ पे डिपेंड करेगा। ऐसे तो हवा में निकल नहीं जाएगा, तो सारे बातों पे डिपेंड करेगा। तो पहले एक काम करते हैं, लोड निकालते हैं, आखिर कितना लोड पे वॉल्व ब्लो ऑफ हो जाता है। द लोड एट विच द वॉल्व ब्लोज ऑफ। देखिए क्या निकाल रहे हैं, लोड। तो इसको मान लीजिए बोल दिए W1, इस लोड का नाम दे दिए W1। तो लोड कितना होगा, दैट इज W1 जो होगा, जिस पे वॉल्व ब्लो ऑफ होता है। तो लोड बराबर क्या होगा, आप कहेंगे सर प्रेशर होगा, प्रेशर बराबर लोड अपॉन एरिया। तो होगा प्रेशर ऑन वॉल्व, कि वॉल्व के ऊपर कितना प्रेशर लगा, इनटू एरिया ऑफ वॉल्व होगा। हम डायग्राम बनाए वहां से भी आप पकड़ पाएंगे, एरिया ऑफ वॉल्व होगा, क्योंकि प्रेशर बराबर लोड अपॉन एरिया होता है ना। तो प्रेशर कितना है, तो प्रेशर मान लीजिए P है। एरिया ऑफ वॉल्व का मतलब क्या होगा, वॉल्व कैसा होगा, डायमीटर दिया हुआ सर्कुलर होगा, तो π/4 dV का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, 1.2 दिया हुआ, इंटू π/4 लिखेंगे, और इंटू dV है। तो dV का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है ना, 60 का स्क्वायर हो जाएगा, 60 दिया हुआ है ना यहाँ, तो ऊपर में देखिए जरा, हाँ dV 60 है। तो देखिए ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में, आने की यहाँ से जो आएगा लोड का वैल्यू ऑब्वियस है न्यूटन में आएगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेटर में एक बार कैलकुलेट करें, देखिए आएगा 3392 पॉइंट आ रहा है 92 न्यूटन। तो इतना न्यूटन जो आया इंपॉर्टेंट है, इतना न्यूटन का हमको लोड चाहिए, यानी W1 जो यहाँ पे फोर्स बोले हैं ना, यही है W1। देखिए यही है W1, यानी इतना अमाउंट का W1 चाहिए, वॉल्व आपका खुल जाएगा। इतना अमाउंट का W1 चाहिए, वॉल्व आपका खुल जाएगा। बढ़िया बात है, वॉल्व खुल जाएगा। अब देखिए वॉल्व तो खुल जाएगा, यहाँ तक ठीक है। तो वॉल्व खुलेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे जरूर होगा सर स्प्रिंग कंप्रेस, क्योंकि स्प्रिंग दबेगा तब ना वॉल्व ओपन होगा डियर। यानी कहीं ना कहीं ये यहाँ पे आपको जरूर समझ में आना चाहिए कि ये लोड जो है वो स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन पे जरूर डिपेंडेंट है, जरूर डिपेंडेंट है मैक्सिमम कंप्रेशन पे। तो यहाँ पे एक चीज़ निकालना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग बराबर कितना होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग बराबर कितना होगा। सोचिए मैक्सिमम कंप्रेशन कितना दबेगा। एक तो है कि इनिशियल कंप्रेशन उसमें है, इनिशियल का मतलब हुआ बिना फोर्स लगे वो उतना दबा हुआ है। बात को समझिए, बिना फोर्स लगे यानी कि बिना लोड अप्लाई किए वो उतना दबा हुआ है, बिना लोड अप्लाई किए दबा हुआ है। तो इनिशियल कंप्रेशन प्लस मैक्सिमम लिफ्ट, मैक्सिमम लिफ्ट ऑफ स्प्रिंग, सॉरी वॉल्व, मैक्सिमम लिफ्ट ऑफ वॉल्व। तो वॉल्व भी ऊपर उठेगा तो स्प्रिंग को ही दबाएगा ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डेल मैक्सिमम बराबर कितना होगा, 35 + 10 होगा। ऊपर में दोनों वैल्यू गिवन है, यानी कि ये होगा 45 mm। मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग 45 mm होगा मैक्सिमम। लेकिन जो 35 mm इनिशियल कंप्रेशन है, देखिए एक चीज तो आप समझिए,
देखिए एक बात यहाँ पे ना, इनिशियल कंप्रेशन, देखिए इनिशियल कंप्रेशन का यहाँ पे मतलब जो है वो ऐसा है एक्चुअली में, कि इनिशियल कंप्रेशन का मतलब ये हुआ कि जो W1 अमाउंट का जो लोड हुआ 3392.92 न्यूटन, इस कंडीशन में जो वॉल्व है, वॉल्व के ऊपर इतना मान लीजिए ये क्या लगा, इतना अमाउंट का लोड लगा, तो इस समय जो कंप्रेशन हुआ वो 35 mm है। इनिशियल कंप्रेशन का मतलब ये हुआ। अब कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन at initial compression, that is 35 mm, the load is W1, that is 3392.92 न्यूटन। अब और भी देखिए यहाँ पे कुछ ताम झाम लगाना पड़ेगा। वी नो फोर्स बराबर क्या होता है, तो K इंटू डेल होता है। डेल यहाँ पे डिफ्लेक्शन है, और K जो है वो स्प्रिंग स्टीफनेस है, स्प्रिंग स्टीफनेस है। तो ये बताइए K का वैल्यू यदि निकालेंगे तो कितना होगा, F अपॉन इतना होगा। और स्प्रिंग स्टीफनेस तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, एक ही स्प्रिंग है तो उसमें तो फिक्स रहेगा स्प्रिंग स्टीफनेस। यानी स्प्रिंग स्टीफनेस ये वाला वैल्यू जो होगा एक ही स्प्रिंग का, तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। स्प्रिंग स्टीफनेस जो है सभी स्प्रिंग का अपना कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में आखिरकार लोड कितना लगेगा, द लोड, यानी इसको W2 बोलेंगे, एट दी मैक्सिमम कंप्रेशन कंडीशन। मैक्सिमम कंप्रेशन कंडीशन में आखिर लोड कितना होगा, तो यहाँ से आप कहेंगे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा ना, स्प्रिंग स्टीफनेस जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से आप ऐसे कह सकते हैं W1 बाई जो है, W1 के कंडीशन में कितना हुआ, तो W1 के कंडीशन में 35 mm हुआ, तो W 35 mm तो यही हुआ ना डिफ्लेक्शन। W2 के कंडीशन में कितना होगा, तो ये 45 होगा, मैक्सिमम वाला होगा, मैक्सिमम वाला। तो मैक्सिमम के कंडीशन में अब यहाँ पे यहाँ से W2 का वैल्यू कितना होगा, तो W2 बराबर जो होगा वो W1 इंटू 45/35 होगा, 45/35 होगा। तो यहाँ से देखिए क्या निकल जाएगा, तो W2 बराबर जो होगा वो 3392.92 इंटू 45/35, तो बराबर कितना आएगा, तो ये आएगा 4362.32 न्यूटन। देखिए इतना अमाउंट का लोड का रिक्वायरमेंट होगा मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए। यानी कि मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ इनिशियल कंप्रेशन 35 mm और मैक्सिमम लिफ्ट ऑफ वॉल्व 10 mm। तो यानी कि इनिशियल कंप्रेशन और मैक्सिमम लिफ्ट ऑफ वॉल्व पूरी तरह से एकदम खुलना कहलाएगा। तो इतना अमाउंट का लोड का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि है इतना, ये देखिए इतना अमाउंट में। और सच कहा जाए ना तो यहाँ पे जो 3392.92 है, ये वाला लोड में क्या होगा,
3392 में क्या होगा, तो वो ना एक्चुअली में सीट पे वहीं पे हेल्ड रहेगा। सीट पे हेल्ड रहेगा कहने का मतलब क्या हुआ, वो पूरी तरह से ओपन नहीं होगा, पूरी तरह से ओपन नहीं होगा 3392 में। लेकिन इतना में क्या हो जाएगा, पूरा तरह से ओपन हो जाएगा। तो पूरा तरह से ओपन की कंडीशन को लेकर के स्प्रिंग डिजाइन करेंगे ना हम लोग, यानी कि W2 के अकॉर्डिंग करेंगे। इस बात को आप समझिएगा। अब जो यहाँ पे जो डेटा होगा वो W2 के अकॉर्डिंग ही हम लोग सारा डिजाइन करेंगे, W2 के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसी में वॉल्व पूरी तरह से खुल जाएगा, क्योंकि पूरा जो वॉल्व है 10 mm तक मैक्सिमम लिफ्ट कर सकता है। और ये सब जो लिफ्ट कर सकता है ये सब लोड की वजह से ही होगा। तो लोड उस कंडीशन में कितना रिक्वायरमेंट होगा, 4362.32 न्यूटन लोड रिक्वायरमेंट होगा अंदर से, उसके अकॉर्डिंग अंदर से प्रेशर होगा। तो हम इस लोड के अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे, याद रहे जो हम डिजाइन करेंगे वो इस लोड के अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं फैक्टर को, जो है वाल्स करेक्शन फैक्टर वगैरह एक आता है, आपको मालूम होना चाहिए कि स्प्रिंग में पिछले एक न्यूमेरिकल ऑलरेडी अपलोड किए हैं तो उसमें आप पढ़े होंगे, है ना। वहाँ भी स्प्रिंग डिजाइन था विद कंसीडरिंग दी, यानी कि नेग्लेक्टिंग दी कर्वेचर इफेक्ट, और एक में कंसीडरिंग दी कर्वेचर इफेक्ट। तो यहाँ पे कंसीडरिंग दी कर्वेचर इफेक्ट को, क्योंकि कर्वेचर इफेक्ट ना नेग्लेक्टिंग होना ही नहीं चाहिए, लेकिन कहीं लिख दिया तो उसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हम लोग उसको कंसीडर करके चलेंगे कर्वेचर इफेक्ट को, यानी वाल्स करेक्शन फैक्टर होगा यहाँ पे, जिसको वाल्स स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर भी बोलते हैं। अब यहाँ करेंगे वी नो। लोड तो पता चल गया, क्योंकि बिना लोड का हम स्ट्रेस वगैरह निकाल नहीं सकते, सॉरी डायमीटर नहीं निकाल सकते। वी नो क्या, तो टॉ बराबर जो होता है, ये फॉर्मूला आपको जुबानी याद होना चाहिए स्प्रिंग चैप्टर जब आप बना रहे क्वेश्चन। तो के होता है और क्या होता है 8PD अपॉन क्या होता है पाई डी क्यूब। अब देखिए पी यहाँ पे क्या है, पी को हम चेंज करेंगे, पी मतलब लोड है, तो लोड यहाँ पे कौन वाला रहेगा, W2 रहेगा, ठीक। और के क्या है, तो के जो है वो है वाल्स करेक्शन फैक्टर, या फिर इसी को बोलते हैं वाल्स स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर। ये बोलते हैं। और जो कि के का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, तो आपको याद होगा 4C माइनस 1 होता है, और डिवाइडेड बाय होता है 4C माइनस 4 प्लस, क्योंकि कांस्टेंट है 0.615, और डिवाइडेड बाय होता है सी। सी यहाँ पे स्प्रिंग इंडेक्स है जो कि गिवन है। तो पहले तो वहाँ से हम अब यही वाला ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ना, यहीं से देखिए क्या निकल जाएगा, ये डी का वैल्यू निकल जाएगा। इसी को कहते हैं डिजाइन करना, है ना। तो यहाँ से पहले तो इसका वैल्यू निकालिए 4 इंटू सी का वैल्यू आपका गिवन था, सी का वैल्यू 5 गिवन था, और माइनस क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कितना होगा 4 इंटू 5 माइनस 4, और प्लस 0.615 डिवाइडेड बाय 5। तो बराबर जो आता है ना, ये यहाँ से आता है 1 से, तो ये ज़्यादा ही आएगा फैक्टर 1.3105 इतना आता है। इसलिए आप बना दीजिए, आप टॉ बराबर, टॉ के जगह पे वैल्यू को रख दीजिए। अब क्या बार बार फॉर्मूला लिखे, तो टॉ के जगह पे वैल्यू को आप रखेंगे, तो टॉ का वैल्यू तो दिया हुआ है ना 500 था, 500 ही है ना, हाँ 500, तो 500 न्यूटन पर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा यूनिट क्या। और के का वैल्यू कितना हो गया, तो 1.3105 हो गया, इंटू 8 इंटू W2 का वैल्यू कितना है, तो 4362.32 इंटू 8 अब देखिए कैपिटल डी का यहाँ ना वैल्यू नहीं है, एक बात को तो यहाँ समझिए, एक मिनट देखिए, यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में देखने को ये मिल रहा है, तो इसको आप इसी फॉर्मूला के ऊपर में हम चेंज करें, इसको और क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, 8W2 लिख सकते हैं क्या। आप जानते हैं सी बराबर जो होता है कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होता है, डी यहाँ पे मीन डायमीटर होता है। तो आप यहाँ से जो कैपिटल डी ऊपर देख रहे हैं, स्मॉल डी का क्यूब नीचे देख रहे हैं, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, सी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय क्या बच जाएगा, तो पाई डी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस बात को याद रखिए, वो भी फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे हम सी का वैल्यू को रखेंगे,
तो सी का वैल्यू कितना है 5 है दिया हुआ, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय पाई हो जाएगा और इनटू डी का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से डी बराबर यदि आप निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, डी बराबर अंडर रूट कितना होगा, तो 1.3105 इंटू 8 इंटू 4 62.32 और इंटू क्या होगा 5 और डिवाइडेड बाय कितना होगा, तो 500 पाई होगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए सीधा डी का वैल्यू निकल जाएगा, ये बात याद रहे। तो 1.3105 इंटू 8 इंटू 4362.32 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 500 पाई इज इक्वल टू ये आता है 12 पॉइंट समथिंग, ये आ रहा है 12.06 आ रहा है। आप चेक कर लेंगे 12.06 आ रहा है। तो 12.06 mm जो हो गया वो इसका जो है वो आपका वायर का डायमीटर हो गया। अब वायर का डायमीटर जब हो गया देन आप कैपिटल डी भी निकाल सकते हैं क्या, कैपिटल डी बराबर कितना हो जाएगा, तो सी इंटू डी हो जाएगा। सी का वैल्यू 5 है, 12.06 होगा तो बराबर कितना आ जाएगा, ये 60.3 mm आ रहा है। तो डिजाइन ही कर रहे हैं ना, तो सारा चीज़ हम लोग निकाल लेते हैं। तो मीन डायमीटर ये इतना हो गया, अब यहाँ पे डिजाइन में एक स्टेप निकल गया, ये इतना हो गया और मीन डायमीटर 60 पॉइंट इतना। तो स्टेप 1 तो आपका हो गया और सबसे बड़ा स्टेप यही था और यही स्टेप समझने वाला था। अब काम करते हैं स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में भी कुछ कुछ निकालते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा ये निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्न कि आखिरकार स्प्रिंग जो बनेगा। देखिए टर्न किसको बोलते हैं डियर, 1 टर्न 2 टर्न 3 4, ये देख रहे हैं ना कितना घुमा घुमा हुआ है, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स कहलाता है। तो हम निकालने जा रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि स्प्रिंग आप लगाएंगे तो कैसा स्प्रिंग लगाएंगे आखिरकार, उसका नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, एन का वैल्यू, इसको एन बोलेंगे। तो सीधा सा कहानी होगा वी नो। आप ये बात जानते हैं फॉर्मूला, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता था 8, तो W2 अब यहाँ पे होगा ना, क्यूब होता है इंटू एन होता है डिवाइडेड बाय कितना होता है, तो GD⁴ होता है। यहाँ से एन का वैल्यू आप निकाल सकते हैं इजीली। एन का वैल्यू कितना होगा, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इंटू GD⁴ डिवाइडेड बाय 8W2 डी का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू रखेंगे, ये 45 है मैक्सिमम। जी का वैल्यू कितना था 80 था, तो 80 किलो न्यूटन था, 80 किलो न्यूटन था ना, हाँ किलो न्यूटन, तो न्यूटन में चेंज करेंगे तो 80 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। इंटू डी का पावर, तो डी का वैल्यू कितना है, तो 12.06 है, इसका पावर क्या होगा 4 और डिवाइडेड होगा 8 इंटू W2 कितना है, तो 4362.32 इंटू कितना होगा, तो 60.3 का स्क्वायर, ओ सॉरी स्क्वायर नहीं, क्यूब ना, नीचे लिखने में गड़बड़ हुआ, डी का क्यूब होता है, यहाँ भी क्या होगा क्यूब होगा, स्क्वायर नहीं, क्यूब होगा। तो क्यूब होगा, यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लगभग 9.93 आता है। तो 9.93 टर्न रहेगा क्या, अरे पूरी टर्न रहेगा, तो एक अप्रॉक्स मान लेंगे 10, यानी 10 आंसर। यानी नंबर ऑफ टर्न्स जो होगा वो 10, यानी 10 बार घुमा हुआ रहेगा, कॉइल जो है वो 10 बार डियर घुमा हुआ रहेगा आपका। नंबर ऑफ टर्न्स 10। देखिए अब ना आपको हम पढ़ाने के टाइम में ना बहुत सारा इंड कंडीशन बताए थे। इंड कंडीशन या इंड मतलब क्या होता है, अंत का कंडीशन कि कैसा कैसा हो सकता है। तो यहाँ पे एक ऐसा मान लेते हैं ना इंड कंडीशन को, एज्यूमिंग, हम एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारा इंड कंडीशन होता है। तो एज्यूमिंग स्क्वायर, क्योंकि बहुत बार यही रहता है, स्क्वायर्ड एंड ग्राउंडेड इंड्स। अंत जो है वो इस तरह है, स्क्वायर्ड एंड ग्राउंडेड इंड्स। तो स्क्वायर एंड ग्राउंडेड इंड्स जब रहेगा ना, स्क्वायर एंड ग्राउंडेड इंड्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो उसका कंडीशन है।
तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को NT बोलेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बराबर नंबर ऑफ एक्टिव टर्न प्लस जो है वो 2 होता है। नंबर ऑफ एक्टिव टर्न प्लस 2 होता है। 2 टर्न यानी कि एक टर्न ऊपर और एक टर्न नीचे, है ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब हुआ जो टर्न एक्टिव ना हो, इनएक्टिव ही जो होगा उसको भी इसमें ये किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 जो कह सकते हैं ना, वो कह सकते हैं नंबर ऑफ इनएक्टिव टर्न है, और n जो है ये है नंबर ऑफ एक्टिव टर्न। का मतलब हुआ कि जो स्प्रिंग एक्शन में भागीदारी करेगा। मान लीजिए जैसे देखिए डियर, ये स्प्रिंग है, इधर बगल में बना है। अब एकक क्वाइल जो है, देखिए क्या है ना, कहीं फिक्स किए तो एक क्वाइल ऊपर का भी, एक क्वाइल नीचे का भी। ये मान लीजिए एकक क्वाइल आपका फिक्स है, तो एक्टिव टर्न कितना हुआ? एक्टिव टर्न तो अंदर वाला हुआ ना, लेकिन एकक क्वाइल, एक क्वाइल ऊपर एक क्वाइल नीचे, तो वही नंबर ऑफ इनएक्टिव टर्न क्या होता है। यदि स्क्वायर्ड एंड ग्राउंडेड इंड का बात करेंगे, हर एक अलग अलग इंड कंडीशन में अलग अलग ये कहानी है। तो इस कंडीशन में इनएक्टिव टर्न जो है वो अब ज़्यादातर ये यूज में आता है। तो नंबर ऑफ इनएक्टिव टर्न 2 होता है, तो यानी कि टोटल टर्न कितना हो जाएगा भाई? एक्टिव प्लस इनएक्टिव दोनों होगा। टोटल टर्न बराबर एक्टिव प्लस इनएक्टिव दोनों होगा। तो NT जो है वो याद रखिएगा टोटल टर्न है, तो टोटल टर्न यहाँ से निकल जाएगा। तो टोटल टर्न बराबर एक्टिव जो निकलता है ना फॉर्मूला में, वो एक्टिव वाला निकलता है, इसलिए देखिए नोटेशन में N लिखे हैं, कैपिटल N। तो N प्लस कितना हो जाएगा? 2, यानी 10 प्लस 2, तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 12। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स स्प्रिंग में जो दिखेगा वो आपको 12 दिखेगा। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो स्प्रिंग में दिखेगा वो आपको क्या दिखेगा? 12। अब और भी बहुत सारा डेटा जो है ना आप लिख सकते हैं, जब डिजाइन कर ही रहे हैं तो लिख देते हैं। जैसे कि अब आपको सॉलिड लेंथ वगैरह लिखना हो, सॉलिड लेंथ कितना होगा, नहीं भी निकालना है ना तब भी हम लिख दे रहे हैं। सॉलिड लेंथ को मान लीजिए LS। तो सॉलिड लेंथ क्या होता है? स्प्रिंग को मैक्सिमम कंप्रेस कर देंगे ना, तो उस कंडीशन में जो लेंथ होगा। तो देखिए कोई स्प्रिंग है, सॉलिड लेंथ को समझिए, कोई स्प्रिंग है, देखिए इसको कहते हैं सॉलिड लेंथ। यानी सॉलिड लेंथ वगैरह जो दिखेगा ना वो आपको कंप्रेशन स्प्रिंग में दिखेगा। देखिए ये आप इस पे जो है, इस पे क्या किया गया, लोड लगा करके जो है वो इसको दबा दिया गया। अब इससे ज़्यादा नहीं दब सकता है, एक दूसरे में एकदम क्वाइल दब गया है। तो ऑब्वियस है एक क्वाइल का जो डायमीटर है वो मान लीजिए क्वाइल का डायमीटर स्मॉल d है, तो सॉलिड लेंथ इसी को बोलते हैं डियर, याद रखिएगा। इसी को हम टर्मिनोलॉजी ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा भी चुके हैं, LS इसी को बोलते हैं। तो LS बराबर होगा क्या? तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न इंटू डायमीटर होगा वायर का डायमीटर होगा। एक टर्न तो एक डायमीटर, 2 टर्न तो दूसरा डायमीटर, 3 टर्न तो तीसरा डायमीटर। इस तरह से कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्न इंटू D जो होगा सॉलिड लेंथ होगा। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 12 है और D जो है वो है 12.06, तो ये बराबर आ जाएगा 144.72 mm। तो सॉलिड लेंथ इतना होगा, मतलब पूरा मैक्सिमम दबने के बाद इतना लंबाई तो स्प्रिंग का बचेगा ही बचेगा। स्प्रिंग फैला हुआ है, उस पर फोर्स लगेगा तो दबने के बाद इतना तो लंबाई बचेगा ही। अब बात यहाँ पे आए, फ्री लेंथ कितना होगा? नहीं दबने वाला, नहीं दबा है तब एकदम कोई लोड नहीं लगा। फ्री लेंथ का मतलब होता है स्प्रिंग पे कोई लोड नहीं लगा, उस कंडीशन में आखिरकार उसका लंबाई कितना होगा। कोई लोड नहीं लगा तब कितना लंबाई होगा। तो सोचिए कोई लोड नहीं लगा ना, तो उस कंडीशन में जो लंबाई होता है, मतलब फ्री लेंथ का यदि बात करेंगे, थोड़ा सा हम इस बात को समझें, तो फ्री लेंथ बराबर जो आएगा स्प्रिंग में, देखिए आपको बताते हैं अभी कि फ्री लेंथ बराबर कितना होगा। तो फ्री लेंथ बराबर ना आप कह सकते हैं कंप्रेस्ड लेंथ प्लस कह सकते हैं प्लस डेल बोल सकते हैं। डेल मतलब डिफ्लेक्शन।
कि कितना वो दबेगा, डिफ्लेक्शन, ये बोल सकते हैं। अब देखिए कंप्रेस्ड लेंथ का मतलब क्या होता है। तो कंप्रेस्ड लेंथ मतलब जो होता है ना, वो होता है आखिरकार कितना वो दब सकता है। तो सॉलिड लेंथ, कंप्रेस्ड लेंथ बराबर कितना होगा, सॉलिड लेंथ प्लस कितना होगा, सॉलिड लेंथ प्लस कितना एक्सियल गैप है, तो टोटल एक्सियल गैप होगा, और प्लस क्या होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ये भी होगा। तो यहां से देखिए बातें निकल करके आएगा सॉलिड लेंथ, क्योंकि देखिए क्या होता है फ्री लेंथ। फ्री लेंथ का मतलब समझिए, एक स्प्रिंग है जो कि इस तरह से है, ऐसे हम समझा दे रहे हैं थोड़ा सा शॉर्टकट डायग्राम से। मान लीजिए इस तरह से देख रहे हैं, एक दूसरे से दूर दूर है इसका कॉइल, कॉइल जो है वो एक दूसरे से दूर दूर है, कॉइल जो है डियर वो एक दूसरे से क्या है, दूर दूर है। अब एक दूसरे से दूर दूर जब कॉइल है तो फ्री लेंथ का मतलब कोई लोड नहीं लगा है तब, तो इसका मतलब वो कंप्रेस्ड लेंथ, और कंप्रेस्ड लेंथ प्लस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, और कंप्रेस्ड लेंथ कितना होगा, सॉलिड लेंथ, यानी कि ये दबेगा तब का लेंथ, और प्लस टोटल एक्सियल गैप। एक्सियल गैप का मतलब क्या होता है, एक दूसरे कॉइल के बीच का गैप, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं गैप, एक्सियल गैप। लेकिन लिखें टोटल एक्सियल गैप, तो इसका मतलब सॉलिड लेंथ तो एन टी इंटू हो जाएगा डी, और प्लस टोटल एक्सियल गैप कितना होगा, दो कॉइल के बीच में एक गैप होता है, तो तीन कॉइल के बीच में दो गैप होगा। तो यहां से ये पता चल रहा है कि गैप का मतलब हुआ एन टी माइनस वन, एन टी माइनस वन, यानी कि एन टी क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉइल। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइल मान लीजिए तीन है, तो तीन माइनस वन, एक जगह गैप, तो ये गैप हुआ इनटू गैप हो जाएगा, गैप बिटवीन एडजेसेंट कॉइल्स। हम थोड़ा डिटेल में बता दे रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, इतना, और प्लस कितना हो जाएगा, तो ये। लेकिन यहाँ पे ना ये फॉर्मूला में बहुत सारा अननोन है, तो एक चीज़ को याद रखिएगा, टोटल एक्सियल गैप जो होता है ना वो 15% होता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का, लगभग 15% होता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से आप फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, टोटल एक्सियल गैप बराबर 15% ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का 15% और प्लस, ये तो है ही। तो इस फॉर्मूला से यहाँ पे हम डायरेक्टली बता देंगे फ्री लेंथ बराबर। तो याद रखिएगा आज के बाद जो फ्री लेंथ बराबर है ना, वो इस फॉर्मूला को आप डायरेक्ट लर्न रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि टोटल एक्सियल गैप जो होता है वो एकदम याद रखिएगा, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 15% ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, 15% ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो होता है 15% ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो यहाँ से देखिए वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से वैल्यू एल एफ का जो निकल करके आएगा, अब आसानी से निकल जाएगा ना, ये आपको मालूम है कि कितना है एन टी इंटू डी, तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख भी सकते हैं 12 इंटू 12.06 और प्लस 15% ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, और तो 0.15 इंटू मैक्सिमम कितना है 45 प्लस 45, तो यहाँ से ये वैल्यू कितना आता है एक बार ज़रा देख लें, 12 इंटू 12.06 प्लस ये वैल्यू लगभग आता है 196.47 mm। देख रहे हैं ऑलवेज जो है एक चीज़ तो याद रखिए, फ्री लेंथ जो है वो ग्रेटर रहेगा किससे, सॉलिड लेंथ से, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ऑलवेज होगा।
देख रहे हैं सॉलिड लेंथ 144 है, ये कितना 196 है, होगा ही। अब और भी आप चीज़ें निकाल सकते हैं, आपको हम ये सब ना टर्मिनोलॉजी के टाइम में बताए थे। पिच ऑफ द क्वाइल, तो फ्री लेंथ बराबर कितना हुआ, तो फ्री लेंथ बराबर जो है वो होता है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वाइल। टोटल नंबर ऑफ क्वाइल कितना है 10, तो टोटल नंबर ऑफ क्वाइल -1 और इनटू क्या होगा पिच। पिच का मतलब क्या होता है समझिए, देखिए पिच का मतलब आपको समझा देते हैं। पिच का मतलब देखिए, एक से दूसरे क्वाइल के बीच में ये सब पिच होता है। इसी को पिच बोलते हैं। तो सोचिए फ्री लेंथ बराबर कितना होगा, NT -1, 3 क्वाइल होगा टोटल, तो 3 में 1 घटाएंगे तो उतना जगह पे गैप होगा, और एक गैप मतलब क्या हो गया। आप पिच को क्या बोल सकते हैं, तो पिच को ऐसा बोल सकते हैं क्या, गैप बिटवीन एडजेसेंट क्वाइल्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, 2 क्वाइल के बीच का गैप को पिच। तो इसलिए ये बताइए पिच बराबर कितना हो जाएगा, आखिर ये स्प्रिंग का पिच कितना होगा। तो भाई फ्री लेंथ डिवाइडेड बाय कितना होगा, NT -1 होगा। तो फ्री लेंथ निकल गया 196.47 डिवाइडेड बाय NT -1, यानी कि 12 में 1 को घटाएंगे तो 11 होगा, बराबर यहाँ से आप करेंगे 17.86 mm का पिच होगा। यानी जो स्प्रिंग हम लोग यूज करेंगे, याद रहे आपको कि उसका जो पिच होगा वो इतने का होगा, उसका जो पिच होगा वो 17.86 mm का पिच का होगा। यानी एक क्वाइल से दूसरे क्वाइल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका लगभग 17.86 रहेगा। बात समझ रहे हैं, कितना इंटरेस्टिंग है। अब जो स्प्रिंग बन गया, वो स्प्रिंग आपका बन गया तो किस तरीके से बनेगा, देखिए इसी तरह पिच वगैरह इतना रहेगा। नंबर ऑफ टोटल मतलब एक्टिव टर्न 10 रहेगा, और एक्टिव में इनएक्टिव को जोड़ देंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वाइल जो होगा वो स्प्रिंग में आपको 12 दिखेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वाइल है ना। वो मैक्सिमम कितना दब सकता है, तो हर एक कंडीशन के अकॉर्डिंग मतलब ये पूरा डिजाइन हुआ। नहीं स्प्रिंग अब बन जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग बनने में इतना ही सारा चीज़ें का जरूरत पड़ता है। कैसा स्प्रिंग है, तो ऑब्वियस ये कंप्रेशन स्प्रिंग है, टेंशन स्प्रिंग नहीं है, कंप्रेशन स्प्रिंग है। कैसा स्प्रिंग है, कंप्रेशन स्प्रिंग है। उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा और हर एक चीज़ को अच्छे समझ पाए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत आया होगा ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट रखें, और डेटा में कहीं कुछ गड़बड़ कहीं लिखा गया होगा तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इस तरह का लेक्चर चैनल पे डलता रहता है, ज़रूर आप चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं कोई नया लेक्चर में। सो डियर, थैंक यू एवरीवन।